नमस्कार। डोनाल्ड बाबू ट्रंप इस बार तो पूरी तैयारी कर ली थी भाई साहब। उन्होंने जो है वो अपने लोगों को भी कह दिया था, भैया टिकट कराओ और निकलो इस इलाके से, क्योंकि होने वाला है घमासान। और किस तरह का घमासान हो सकता था ये मैंने कल आपको बता दिया था। रात को फूंक सरक गई, यानी हवा निकल गई, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की सारी चीज़ों को वापस ले लिया। जो उन्होंने कारण बताया है वो अलग है, और जो वास्तविक कारण है वो अलग दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कारण क्या बताया? डोनाल्ड बाबू ट्रंप ने बताया कारण कि हम समझौते को की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके नज़दीक पहुंच गए, इसलिए हमला वापस ले रहे हैं। ठीक है भाई, सऊदी अरब ने उनको कहा बस हमला हो जाएगा, एकदम सब समझौता हो जाएगा। तो समझौता क्या हो जाएगा? समझौते में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसके हिसाब से ईरान ने कहा हमसे कि देखो भाई, हारमुज को लेके और परमाणु हथियारों को लेके कोई ना कोई रास्ता अपन निकाल लेंगे, समस्या खत्म। ईरान कह रहा है हमने तो उनसे बात ही नहीं की, हम तो इंतज़ार कर रहे थे, हमला करो तो हम तुमको मारें। हमारी पूरी तैयारी टाइट थी, किया ही नहीं इसने। अब सोचो सिचुएशन ये है, और इस सिचुएशन के बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप का 6वीं-7वीं बार हुआ है। जो अमेरिका के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं ये पागल आदमी है क्या? बोले क्यों? बोले ये हमारी बेइज्जती करवा रहा है। देसी भाषा में, बिगड़ी भाषा में, फिसले हुए शब्दों के साथ में गए तो बेइज्जती खराब करवा रहा है। इज्जत तो पहले ही कहाँ थी अमेरिका की, बेइज्जती खराब करा रहा है। अब हर आदमी समझेगा ये केवल हूल देते रहते हैं, इनसे होता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार हूल देते हैं। आज मैं सभ्यता नष्ट कर दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, आज वो कर दूंगा, और आधी रात को जाके पता नहीं कौन सा दिमाग से गुस्से का नशा उतरता है या कोई और नशा उतरता है, डोनाल्ड ट्रंप सुबह हथियार फेंक देते हैं। इस बार भी यही हुआ है। लेकिन इस बार क्यों हुआ है? हर बार कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जो कारण सामने आ रहे हैं उन कारणों को हम समझेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप बाबू जो हैं उन्होंने इस बार जब हथियार डाले हैं और जो बातें निकल के आ रही हैं उनका मतलब ये है, कुल मिला के इतने दिन की लड़ाई राजा से रंक बन जाने, हथियारों के मामले में खाली हो जाने, बुरी हालत में पहुंच जाने और तरह तरह से बेइज्जती करा लेने के बाद अमेरिका को हासिल जो हो रहा है वो 0/0 है। अब वो इस पे आ गया कि कुछ नहीं भाई, तो कम से कम कुछ तो दे दे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि तेरे दर पे आया था खाली हाथ गया। तो 2 मांगों पे मामला टिक गया। बड़ी बड़ी बातें होती थी, अब 2 मांगों पे मामला टिक गया कि भैया हारमुज से सबको निकल जाने देता था, बस इतना मान ले। और परमाणु हथियारों के मामले में तू झूठ बोल दे, हम झूठ बूठ में काम चला लेंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि तो अंदर की कहानी किसको पता अंदर है कि नहीं है? ईरान तो कह रहा नहीं है। तो मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। अब आएंगे असली वाले कारण पे। एक तो आदमी है मोहम्मद बिन सलमान। कौन है ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, मतलब वहाँ के राज परिवार का शासन चलता है, उसमें जो मेन आदमी है, समझ लीजिए वहाँ का राष्ट्रपति, राजा जो समझ लो, वो है मोहम्मद बिन सलमान। वो ट्रंप के बड़े नज़दीक माने जाते हैं, और वो अमेरिका में जितनी भी सरकार आती है उसके नज़दीक माने जाते हैं। ओबामा के मामले में भी, ये आपके बाइडेन के मामले में भी, हर वक्त वो नज़दीकी दिखाते हैं, और वो अमेरिका के तमाम सारे मामलों में साष्टांग रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका के सगे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा देश वही है। मतलब कौन से बीच वाले पेनिनसुला में, ईरान को छोड़ दीजिए आप, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा देश है और अमेरिका का सबसे सगा है। क्या है? सऊदी अरब का एक सोवरेन वेल्थ फंड है, यानी कि सऊदी अरब के पास में बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो अमेरिका की कंपनियों में वो पैसा लगाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते हैं। आपको पता है कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति किन के लिए काम करता है, उन्हीं को पैसा दे देते हैं।
यानी वो मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तमाम तरह की जो वहाँ की स्कीमें हैं जिसमें सैकड़ों अरब डॉलर लगा देते हैं, एआई टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और घरेलू राजनीति में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनको जो फ़ायदा पहुंचाना है डोनाल्ड ट्रंप को या जो भी राष्ट्रपति है वो कहता है वहाँ लगा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, हथियार लॉबी भी खुश। ये क्यों करते हैं इसको भी हम आएंगे। तो हथियार लॉबी भी खुश है, यानी लड़ाकू विमान, मिसाइल वाला जो डिफेंस सिस्टम होता है, रडार, तमाम सारी टेक्नोलॉजी खरीदते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस राज परिवार के पास तमाम सारा तेल का पैसा है, बहुत सारे तेल के कुएँ हैं, तेल भेजने की तमाम सारी व्यवस्था, सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ओपेक में सबसे ज़्यादा इसी की चलती है। तो ये देश मालदार देश है और इस तरह से ये सीधे सीधे हथेली पे कुछ ना कुछ गर्म करता रहता है, अमेरिका खुश रहता है। वो तेल का उत्पादन बढ़ाने घटाने में भी अमेरिका से सेटिंग करके चलता है। ज़्यादातर मामलों में अमेरिका कहता है भाई तेल का दाम कम रखना है तो उत्पादन बढ़ा देता है, क्योंकि ये ओपेक का एक तरह से मुखिया है। ओपेक मतलब ऑयल पैदा करने वाले जो देश हैं ना, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, एसोसिएशन। अब वो उस एसोसिएशन यूनियन में जो भी फैसले होते हैं उसके हिसाब से लोग मिल के तय करते हैं। दाम ज़्यादा ना गिर जाए तो क्या भाई तेल की सप्लाई कम कर दो, सप्लाई बढ़ा दो। अब तो ये तेल ही इनका नहीं जा पा रहा है तो हालत, लेकिन कुल मिला के इस सब में भी अमेरिका कहता है कि नहीं भाई तेल का दाम ज़्यादा बढ़ रहा है, कम कर दो। अब अमेरिका का अपना तेल मार्केट में आ गया, तो अगर तेल का दाम कम होगा तो अमेरिका का तेल कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो बनता ही महंगा है। तो ये तेल के दाम ज़्यादा कम ज़्यादा करते रहते हैं। अभी बीच में इन्होंने, अब आप कहोगे कि कैसे, बीच में इनका एक पंगा हो गया जो बाइडेन के टाइम में। इन्होंने जो बाइडेन की बात मानने से मना कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि आप जो है वो दाम कम कर दो, लेकिन इन्होंने दाम बढ़ा दिए। उसके बाद से दोनों भिड़ गए थे एक तरह से, मतलब तमाम निंदा आलोचना की उन्होंने, अमेरिका ने, और ये उसमें नहीं आए। अब भी ये बहुत सारा धंधा, मतलब कुल मिला के ये खास आदमी है अमेरिका के, जो वो कहता है कर देते हैं। तमाम सारा धंधा जिसमें एआई चिप वगैरह वगैरह, रक्षा सहयोग, ये सब बातें करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, ये इतना अमेरिका को सेट क्यों रखते हैं? सेट इसलिए रखते हैं क्योंकि राजा हैं, राजतंत्र है। इनके देश में सब लोग अमीर हैं तो क्रांति अमीर तो करते नहीं, लेकिन बाहर से खतरा बहुत रहता है। कब बगावत पैदा कर दें, कब अमेरिका को पसंद आए तो रिजीम चेंज कर दे। रिजीम ही तो चेंज किया उन्होंने वेनेजुएला में, रिजीम ही तो चेंज किया ईरान में। 100 से ज़्यादा रिजीम चेंज कर चुका अमेरिका दुनिया के इतिहास में। विकिपीडिया पे अगर आप जाएंगे तो देख लेना। तो भाई साहब, ये जान बचाने के लिए। दूसरा क्या है, अमेरिका जब इतने वो है तो इनकी जान को भी खतरा, बड़े आदमी को ज़्यादा डर लगता है। पता चला किसी दिन नेपाल के राज परिवार की तरह निपटा दिए गए। तो अमेरिका इनके राजा के परिवार को सुरक्षा देता है, यानी जो फैमिली है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की सरकार ने ले रखी है, और इनके देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका की सरकार ने ले रखी है। यानी ये जो आदमी है ये अमेरिका को अच्छी तरह से सेट रखता है। नेता को भी सेवा करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनको $24,000 का उनको वो दिया था, एक तलवार जैसी होती है, खंजर, डैगर, कई तलवारें दी और तमाम सारे एकदम बढ़िया वाले कपड़े वपड़े ये सब दिए। तो ये उनको सेट रखता है, गिफ्ट डिप्लोमेसी बना के रखता है। तो कुल मिला के शाही परिवार की सुरक्षा, तेल से ज़्यादा माल कमाने का मौका और लॉन्ग टर्म में अपनी स्वायत्तता, इन तीनों चीज़ों पे वो काम करता है। तो सऊदी अरबिया की कहानी में इतनी क्यों सुना रहा हूँ? यहाँ पर तो मामला दूसरा है, ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध रुकने का है। तो यहाँ से हमको वो सीन दिखाई देगा। अब सऊदी अरेबिया को जान के आप काफ़ी हद तक उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस पर ध्यान दे पाएंगे। है क्या कि जो सऊदी अरब है ये भाई साहब आजकल चल रहे हैं, हाथ इनका चल रहा है टाइट, और चूड़ी भी इनकी टाइट चल रही है, और उनका हुलिया भी टाइट है। कैसे है टाइट? ऐसे है कि अमेरिका ने इनकी रक्षा के लिए जो वहाँ पे अड्डे बनाए हुए थे वो सारे के सारे ईरान ने उड़ा दिए हैं। अब वहाँ मिलिट्री बेस अमेरिका के हो गए ख़त्म। यानी ऐसे समझिए कि वो बहुत सारी फिल्मों में आप देखते होंगे, ऐसे तलवार से
वो तलवारबाज झट तलवार चलाता है और सामने वाले के जितने भी कपड़े सपड़े सब नीचे गिर जाते हैं। और जो सुरक्षा के लिए उसने पहने होते हैं, जिसको अंग वस्त्र कहते हैं, जो मतलब पुराने ज़माने में होते थे, जो सिरस्त्राण तो हेलमेट को कहते थे और जिरह वख्तर कहते थे उर्दू में, जो लोहे के कपड़े पहनते थे कि तलवार न घुसे। तो सऊदी अरब के वो कपड़े भी गिरा दिए ईरान ने। अब सऊदी अरब खड़ा है सामने और तलवार लेके ईरान खड़ा है 1 इंच की दूरी पे। कल जब ट्रंप ने हमले का ऐलान किया कि इनके ऊर्जा ठिकानों पे करेंगे, ईरान ने कहा अच्छा तुम ऐसा करोगे, ठीक है, तुम्हारे जितने पार्टनर देश हैं ना यहाँ हमारे अमेरिका के, उन सब के तेल ठिकानों को भी उड़ाएंगे। तेल ठिकाने उड़ाने का मतलब ये है अकल ठिकाने आ जाना। एक बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ज़्यादातर तेल के कुएं इन देशों के ठंडे पड़े हुए हैं। एक बार बंद हो जाता है, दोबारा चालू करना मुश्किल होता है, तेल की सप्लाई कम होने के कारण, हार्मुज जलडमरू मध्य की वजह से। तो इनका तेल का उत्पादन पहले ही ठप है और उसको स्टार्ट करना मुश्किल है। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका तेल लगातार बन रहा है और जा रहा है। तो कैसे? क्योंकि सऊदी अरब का दूसरा हिस्सा मिलता है लाल सागर से। मतलब आप समझिए, हार्मुज जलडमरू मध्य से लाल सागर तक पूरे इलाके को कवर करता है सऊदी अरेबिया। तो इसने क्या किया कि यहाँ से एक पाइपलाइन डाली है जो लाल सागर तक जाती है, वहाँ से टैंकर में भर देता है तेल और तेल चला जाता है इंडिया गेट होता हुआ। इंडिया गेट किसको कहते हैं पता है ना? बावल बंदर जो है, वहाँ से जब कोई लाल सागर से निकल के आता है हिंद महासागर में, तो उस जगह को कहते हैं इंडिया गेट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका नीचे है, आपको मैं बता चुका हूँ पूरा नक्शा। तो आ जाते थे। अभी क्या हुआ कि सबका तेल तो बंद हो गया, सऊदी अरब का नहीं हुआ था। अब हूती से ले लिया इन्होंने पंगा। हूती से पंगा लेने के बाद उन्होंने बावल मंदेब पे कह दिया यहाँ से नहीं निकलेगा सऊदी का तेल। अब सऊदी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पूरा जाके पहले मिडिल ईस्ट पार करके भूमध्य सागर में जाएगा, भूमध्य सागर से घूम के पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के तब आएगा। तो अब सऊदी अरेबिया के तेल पे भी आ गया संकट। तो एक तो वो तेल की तरफ से घिर गया, पहली चीज। दूसरा, ईरान ने कहा हम तुमको मारेंगे। तीसरा, हूती से इन्होंने पंगा ले लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे और उनके विमान को उतरने नहीं दिया। कहा कि तुम ईरान के विमान में आए हो, तुम अपने विमान में आओ। नहीं माने तो सऊदी अरेबिया ने उनका हवाई पट्टी उड़ा दी। अब हूती तब से हमले पे हमले किए जा रहे हैं। अब आप सऊदी अरेबिया को समझिए कि किस तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ उसका माल सप्लाई नहीं हो रहा है, सब तरफ से ब्लॉक हो गया है वो। दूसरी तरफ से हूती का पंगा हो गया और हूती के अलावा भी वहाँ पर लोग हैं। जरा सा पार करिए बाबल मंदेब को तो सोमालिया आ जाता है। सोमालियन लोग भी सऊदी अरब के काफ़ी हद तक खिलाफ हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने आधे सोमालिया पे कब्ज़ा करके एक सरकार बना दी है जिसको कहीं से मान्यता नहीं मिली है, और उस जगह पे भी इजराइल के कुछ जासूसी उपकरण रखवा दिए हैं। वहाँ अलग बगावत चल रही है। तो 3 तरफ से तो ये घिर गया। अब सऊदी का एक विजन 2030 है, वो तो घुस ही गया इस पूरे झगड़े में। तो ये एक तगड़ी पकड़ बन रही है। अब ऐसे में अगर ईरान ये ऐलान कर दे कि भाई अगर तूने मेरे तेल के ठिकाने पे मारा तो मेरे दोस्तों के ठिकाने पे भी तुम्हारे मैं मारूंगा, तो उसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया भी आ जाता है। यानी सऊदी अरेबिया कितनी जगह लड़ेगा? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पर उसके लिए गोले नहीं हैं, मिसाइलें नहीं हैं, क्योंकि ये जिनका पैट्रियट है, थार्ड है, ये दोनों सिस्टम के एम्यूनिशन कम हो गए हैं। अमेरिका भी भयंकर खतरे में है। तो सऊदी ने क्या किया, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, कतर है, पाकिस्तान है, इनके साथ मिलके सलमान साहब ने, जो वहाँ के सलमान खान हैं, उन्होंने फ़ोन मिलाया, भाई साहब ट्रंप दादा माफ़ करो, फंस जाएगा मामला। उसने हमको गोला मार दिया, हमारे तेल के ठिकाने नष्ट हो गए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, वैसे ही कहीं के नहीं रहे। अब तो हमारा भी तेल जाना बंद हो गया, पहले तो बाकी का बंद था। तो सऊदी अरेबिया, चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका का एकदम तगड़ा वाला चंपू है, तो उस सऊदी अरेबिया के सर पे जब मुसीबत आई, उसने ट्रंप की कुंडी खटखटाई। ट्रंप चचा मर जाएंगे, प्लीज़ झगड़ा मत करो।
अच्छा, इधर ट्रंप ने जब ऐलान कर दिया तो ट्रंप के भी खोपड़ी पे एक मुसीबत। वहां अमेरिका के अंदर लोग जो ट्रंप के सलाहकार हैं, यहां तक कि पेंटागन के लोग, जो उनका रक्षा मंत्रालय है, वो कहने लगे चचा क्या कर रहे हो, मारे जाएंगे, संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका संकट में। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि अमेरिका के पास आज की तारीख में अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है या कुछ हो जाता है तो लड़ने के लिए हथियार नहीं है, बेभाव मारा जाएगा। उसके विमान तो ऐसे लड़ाकू विमान उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। F-35 आज फिर गिर गया एक जगह पे, अमेरिका के अंदर ही एक जगह पर। उसके बिजली के ठिकाने की बिजली हैक होगी, बिजली किसी ने हैक करके ठप कर दी पूरी, पानी की सप्लाई, माफ कीजिए, फिलाडेल्फिया में शायद। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना, वो तगड़ी उनके साथ होती जा रही है। और उस बीच में जो सलाह आई है, वो सलाह गौर से सुनिएगा। क्या सलाह है, किसकी सलाह है, आप चौंक जाएंगे। एक आदमी है रॉस हैरिसन, वो रणनीतिक विशेषज्ञ है। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का मामला है उसका, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट जो है उसमें वो सीनियर फेलो है। कई सारी बुक सीरीज उसने एडिट की हुई हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, यूएन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं। 16 साल तक वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर रहे हैं। उनकी खासियत ईरान, अमेरिका की विदेश नीति और मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट जैसी पत्रिका में भी लिखते रहे। यानी जबरदस्त विद्वान है जिनको ईरान सीरान इस्लाह की पूरी जानकारी अमेरिका में। उनका ये विश्लेषण आया है और उनका विश्लेषण कह रहा है कि ट्रंप ने जो घोषणा की है ये अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कराने वाली है। लेकिन इसको भी ये नहीं मानना चाहिए कि अभी युद्ध रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की अपनी बेइज्जती अटकी हुई है। दूसरा, सऊदी अरेबिया, जैसा मैंने आपको बताया, वो तो कहेगा चलो भाई अभी मत लड़ो, लेकिन बाकी सारे बहरीन, कतर वतर पड़े हुए हैं, वो ये कहेंगे भाई यहाँ पर ये फीस लगा रहा है, इस इलाके से पानी जो जाएगा तेल, उसके ऊपर ये टोल लगाएगा ईरान। वो अमेरिका को उकसा रहे हैं। अब दिक्कत ये, कहानी और शुरू हो गई। इनका कहना ये है अमेरिका के विशेषज्ञों का कि जो लाल सागर से निकलेंगे उनमें भी हूती टोल लगाएगा। तो हूती ने कहा हमने तो नहीं कहा हम लगाएंगे टोल, हमने तो नहीं कहा, ना हम लगाने वाले हैं। तो अब ये लॉजिक भी चला गया। लेकिन जब तक स्पष्ट समझौता नहीं हो जाता ये टेंशन रहेगी, ये उनका कहना है। उनका कहना है पहले वाला समझौता स्पष्ट नहीं था, जो MOU हुआ था मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट था। और वो ये कह रहे हैं कि अब दुनिया ये समझेगी कि ट्रंप डर के हमारे पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है असली मसला है हारमुज वाला। हारमुज उलट जाएगा एक जिस दिन इन लोगों को, सारे जो दोस्त हैं उनके तेल वेल निकलने शुरू हो जाएंगे, ये अपने आप ट्रंप को संभाल लेंगे। तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं बार बार युद्ध जो है वो खतरनाक हो सकता। अब सबसे खतरनाक बात ये जो समझिए, ये सब बातें तो उन्होंने जो कही वो ये कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध नेताओं से बाहर निकल गया, मतलब एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि ना तो ईरान इसको रोक पाएगा, ना इसको अमेरिका रोक पाएगा। इस लेवल पे युद्ध पहुंच जाएगा। बीच बीच में पश्चिमी विशेषज्ञों की ये राय आ रही है कि ईरान के अंदर कहीं ना कहीं दो तरह के विचार और धाराएं बन रहे हैं इस बात को लेकर कि किस पे हमला करना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। और एक विचारों की विभिन्नता वहाँ पे आ रही है जिसमें IRGC कह रहा है कि ठीक से निपटा के ख़त्म करो। जो दूसरी धारा है, वहाँ पे हमेशा दो धाराएं रहती हैं, एक जो संसदीय लोकतंत्र वाली धारा है, दूसरी एक सुप्रीम लीडर की वाली धारणा। सुप्रीम लीडर दोनों के बॉस हैं। तो उस दशा में वो कह रहे हैं कि इनको निपटा दो। तो ये जो मामला है ये केवल ईरान का मामला है, लेकिन जो पूरे के पूरे जो रायते फैले हुए हैं, वो रायते जब फैल जाएंगे तो ईरान के पास भी ब्रेक नहीं है और ट्रंप के पास भी नहीं है। कौन कौन से? जैसे लेबनान अगर युद्ध में उतर गया, क्योंकि वहाँ पर इजराइल जाति कर रहा है, उनकी ज़मीन हड़पता जा रहा है हिजबुल्लाह का बहाना बना के। हिजबुल्लाह मारेगा, लेबनान मारेगा, तो अमेरिका वहाँ जाके क्या क्या संभालेगा? और उसके साथ में अगर इजराइल फिलिस्तीन शुरू हो गया, जो चल रहा है ऑलरेडी, गाज़ा वाला मामला चल रहा है, दूसरा चल रहा है, उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। यमन में हूती जो है वो अगर एक्टिव हो गए, जो अभी ऑलरेडी हो गए हैं, और इराक में भी अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, तो इतनी सारी जगहों पर जब ये विद्रोही खड़े हो जाएंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ने लगेंगे,
तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि उसके बाद समझौता करने का भी स्कोप नहीं बचेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। और एक समय ऐसा आता है जब घटनाएं नेताओं के नियंत्रण से बाहर निकल जाती हैं। ये बात वो कह रहे हैं, यानी इस पूरी सिचुएशन ये कह रही है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि रणनीतिक अस्पष्टता खतरनाक हो सकती है। हम लोग अब जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, चीज़ें काबू में नहीं हैं। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग को हार चुके हैं। हारी हुई जंग को बार बार जान डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वेंटिलेटर से हटाते हैं, जंग फिर मर जाती है। अब या तो ये धीरे धीरे इज्जत बचाने के लिए इस जंग को चलाते जाओ, जैसे यूक्रेन की 5 साल हो गए, और चलाते चलाते आखिर में चुपचाप से निकल जाओ, तो उससे क्या होगा, बेइज्जती भी कम होगी, लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। इनका तो रोज का ही है, जैसे यूक्रेन रूस का रोज का ही, आदमी तो ज़्यादा खबरें उधर देखता नहीं। उसके बाद निकल जाओ। दूसरा यह है कि कोई समझौता कर लो। अब समझौता करोगे तो सारी मांगें, एक तरह से देखा जाए तो ईरान ठुकरा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप उन पर सहमत हो चुके हैं। एक मांग बचती है हारमुज जल मध्य वाली, उस पर डोनाल्ड ट्रंप झुकना चाहें तो आसपास के बाकी लोग नहीं झुकने दे रहे, इसलिए ये पूरा रायता फैला हुआ है। तो कुल मिला के जो ये एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि अमेरिका और इजराइल नए हमले अब करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ईरान से जितनी जल्दी हो सके समझौता कर लेना चाहिए। ये कुल मिला के निचोड़ है, और इस निचोड़ को बहुत सारे विशेषज्ञ दुनिया के मान रहे हैं। यानी कुल मिला के अमेरिका को ये समझ में आ गया कि भाई चुनौती तो दे दी है, जोश जोश में हम घर से बाहर तो निकल गए तलवार लेके, भाई साहब आसपास कोई नहीं है, पिटेंगे तो घर में घुस गए। अब ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।